हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हमारे साथ धीरेन्द्र मिश्रा हैं, जिन्होंने मेरे साथ स्कूलिंग की है और रिसेंटली इन्होंने आईईएस का एग्जाम क्रैक किया है। और उसके अलावा धीरेन्द्र ने 3 बार गेट एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग में क्रैक किया है। उसके अलावा धीरेन्द्र ने 4 गवर्नमेंट जॉब क्रैक की है, इंडिया की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स। सो नंबर 1 जॉब इज साइंटिस्ट एट बार्क। और हम सभी जॉब्स के बारे में जानेंगे इन डेप्थ की कैसे क्रैक की है और कैसे एज अ सिविल इंजीनियर आप इन सारी जॉब्स को क्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा अभी करंटली धीरेन्द्र जो है डिप्टी मैनेजर हैं एट द एनएचएआई। एनएचएआई के बारे में आप लोग जानते होंगे। उसके पहले धीरेन्द्र ने 2022 में एसएससी जेई के थ्रू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस भी क्रैक किया था। सो यू कैन से दैट कि सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी टॉप एग्जाम्स हैं, भाई ने क्रैक किए हैं और ही इज द राइट पर्सन राइट नाउ इन माई कॉन्टेक्ट हु कैन गाइड हिज सिविल इंजीनियर्स। तो वेलकम धीरेन्द्र, और 3 बार भाई ने गेट भी क्रैक किया है। तो मैं स्वागत करता हूँ धीरेन्द्र भाई का अपने चैनल पे, और धन्यवाद भी दूंगा कि भाई ने टाइम निकाला मेरे लिए। तो वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू थैंक यू। तो भाई आज का जो वीडियो है ना अपना, वो एजेंडा मैंने ऐसा बनाया है कि लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सिविल में जॉब्स नहीं है। आपने भी ये वर्ड सुना होगा कभी ना कभी, राइट? कि लोग टेक पे, लोग ज्यादा सीएस पे, सीएसआईटी पे जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। बट मैंने सुना है कि बहुत सारी जॉब्स हैं, लोगों को पता नहीं रहती। तो आज वही हम आपसे सच जानेंगे, क्या सच में जॉब है। एज अ सिविल इंजीनियर कैसे अपने आप को वो एक बेहतरीन करियर पे ले जा सकता है। तो वो पाथ जो सिविल इंजीनियर जो भी ये वीडियो को देख रहा होगा, सो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पाथ होगा। और गाइस जो लोग देख रहे हैं, ही इज राइट पर्सन टू गाइड एंड ईच पॉइंट यू कैन नोट दैट। सो सबसे पहले हम जानेंगे आपके कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में। कौन से कॉलेज से आपने बीटेक किया? बीटेक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। होम टाउन में रीवा में गवर्नमेंट कॉलेज है। आरईसी बोलते हैं, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ से मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2022 में। ओके। तो जब आपने आपका कॉलेज जो है टीयर 3 है, राइट? तो वहां पे प्लेसमेंट्स वगैरह का सीन तो बहुत कम रहा होगा। सो आपने फाइनल ईयर निकालते निकालते, फाइनल ईयर में आपकी गेट में रैंक क्या थी? और उस टाइम पे आपने कोई प्लेसमेंट फोड़ा था? कॉलेज टाइम में मैंने 2 बार गेट दिया था। जब मैं थर्ड ईयर में था तब पहली बार थर्ड ईयर अलाउ हुआ था गेट में। अभी रैंडमली दिया तो उस टाइम पे मेरी रैंक थी 2745। देन फाइनल ईयर में दोबारा से दिया, उस टाइम पे मेरी रैंक थी 1089। ओके। और फॉर्चुनेटली उसी साल पहली बार एलएनटी आई थी प्लेसमेंट के लिए हमारे कॉलेज में। तो वो दिया था मैंने, तो उसमें मुझे प्लेसमेंट मिला था एलएनटी में। ओके। सो कैन यू शेयर द पैकेज ऑफ एल दैट यू गॉट? नॉट रिमेम्बर क्लियरली, बट वो था कुछ 6-7 लाख था कुछ। ओके। सो मतलब प्लेसमेंट हो जाता है। सो सबसे पहले मैं जानूंगा कि एल में जो गेट के सब्जेक्ट थे, क्योंकि आपने कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके रखे होंगे, वो हेल्प किए थे आपको? नहीं, एलएनटी एक्चुअली में एलएनटी देने का कोई उस टाइम पे प्लान नहीं था। जब एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, भोपाल में था मैं। देन एग्जाम्स के लिए जब मैं आया तो पता चला कि प्लेसमेंट आया हुआ है एलएनटी का। सभी ने अप्लाई किया तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और एग्जाम दे दिया। एलएनटी का जो एग्जाम होता है वो काफी लंबा होता है। काफी कम कम टाइम पे काफी क्वेश्चन करने होते हैं। तो बस उस टाइम पे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन था नहीं कि प्लेसमेंट वगैरह लेना है। तो बस रेंडमली दिया और एग्जाम क्लियर हो गया। देन उसका इंटरव्यू काफी लंबे टाइम तक वेटिंग रहा। मतलब अगर मुझे ठीक याद है, वसंत पंचमी का दिन था, फरवरी का टाइम था जब उसका रिटन एग्जाम हुआ था। देन उसका कुछ आया नहीं, मार्च निकल गया, अप्रैल आ गया, तो मुझे लगा कि रिटन नहीं हुआ। तो ठीक है, सब कुछ चलता रहा। फरवरी लास्ट में मैं भोपाल चला गया। देन एग्जाम्स और मिड टर्म के लिए जब मैं वापस रीवा आया, तब एलएनटी ने अपना लिस्ट डिस्क्लोज किया। तो उसमें जो 3 लोग थे हम मेरे कॉलेज से, जिनको इंटरव्यू राउंड के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था, सेम बैच? वो फिर सडनली हो गया। हम्म। वो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, ऐसे कोई खास प्रिपरेशन नहीं था उस टाइम पे। ओके। तो एक जो आपने 3 बार गेट क्रैक किया है, सो एक आइडियल टाइम सिविल इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में गेट क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगता है मिनिमम प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि आपने 3 बार दिया है तो आपको आइडिया हुआ होगा कि गेट की तैयारी कितने टाइम में, जैसे 12 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल, 1 साल, कितना टाइम में गेट की क्रैक किया जा सकता है सिविल में? जब जहाँ तक 2 पार्ट होते हैं प्रिपरेशन के। पहला होता है लर्निंग द सब्जेक्ट। लर्निंग एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लर्निंग में काफी टाइम लगता है।
एक बार लर्निंग हो जाती है डन, इट कम्स टू आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, गेट देना चाहते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एसएससी, जो भी आप टारगेट करते हो। लर्निंग के बाद मेरे हिसाब से 4 महीने से 5 महीने, अगर वो ईएससी नहीं है, क्योंकि ईएससी थोड़ा एक अलग टाइप का एग्जाम है, बट 4-5 महीने फिर काफी होते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, तो वो एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके पहले का जो फेज होता है लर्निंग का, वो करीबन 1-1.5 साल तो लेता ही लेता है। ओके। तो मतलब 1.5 साल, यू कैन से दैट कि 1 साल में भी कुछ लोग क्रैक कर लेते हैं। वो डिपेंड भी करता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, समझदारी कितनी है आपके अंदर, कितना आप टाइम देते हो पर दिन, इस पे भी डिपेंड करता है, राइट? ओके। सो यू क्रैक्ड 4 गवर्नमेंट जॉब्स एंड 3 टाइम्स गेट। सो माई क्वेश्चन इज सिंपल कि जो चारों जॉब आपने क्रैक की है उनमें गेट का रोल है क्या? नहीं, गेट एक्चुअली में गेट एक एप्टीट्यूड का एग्जाम है। गेट उतना ज्यादा डेप्थ में आपके कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलता है। वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेता है, उसमें एप्टीट्यूड के थ्रू एक क्वेश्चन फॉर्म करता है, और उसके थ्रू वो आपको आपके एनालिटिक एबिलिटी को जज करने का ट्राई करता है। बाकी जो एग्जाम मैंने क्लियर किए उसमें से एक था बार। बार का जो रिटन एग्जाम होता है वो काफी हद तक गेट जैसा होता है, लेकिन उसका इंटरव्यू फिर काफी एडवांस लेवल पे होता है। एसएससी एकदम डिफरेंट एग्जाम है गेट से, क्योंकि गेट काफी हार्ड लेवल का एग्जाम है एज कम्पेयर टू एसएससी। ओके। और इंजीनियरिंग सर्विसेज समहाउ रिलेट कर जाता है गेट से, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस होता है वो गेट के कंपैरिजन में काफी वास्ट होता है, तो उसके लिए काफी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। ओके। सो तो अगर कोई भी गेट की तैयारी करता है तो मतलब वो थोड़ा सा कह सकता है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है उसके लिए ये सारी चीजें क्रैक करना आगे, थोड़ा सा। हाँ, गेट की प्रिपरेशन का जो सबसे अच्छा फायदा है कि जब कोई गेट के लिए प्रिपेयर करता है तो इन डेप्थ सब्जेक्ट के एनालिसिस के लिए जाता है, ओके। क्योंकि आपको इस चीज का कोई गारंटी नहीं रहता है कि वो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कौन सा पार्ट उठाएंगे। तो उस टाइम पे जब आप सब्जेक्ट अपने तैयार कर रहे होते हैं तो आपके जो टेक्निकल पोर्शन है वो काफी इम्प्रूव हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, गेट के थ्रू जो ऑप्शन खुलते हैं वो दिमाग से जो स्ट्रेस होता है वो काफी कम कर देता है, और बड़े सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन खोल देता है। तो गेट उस हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। हम्म। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। मेरे दोस्त ने एलएलटी क्रैक किया था, वो गेट की तैयारी कर रहा था। सो आई थिंक स्ट्रक्चर करके एक सब्जेक्ट होता है कोई, राइट? हाँ, स्ट्रक्चर पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग बहुत से पार्ट में बटी है, उसमें से एक पार्ट है स्ट्रक्चर, उसमें 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, यस। सो जैसे जिसमें से कि एक हाँ, वो सोशल गेट की लॉस हो तैयारी कर गया, रहा था। आर्ट स्टील। वो गेट की तैयारी कर रहा था एंड ही क्रैक्ड एलएनटी बिकॉज उसके कोर सब्जेक्ट अच्छे थे। उसने कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, उसको कॉलेज का कुछ नहीं आता था, बट ही प्रिपेयर्ड फॉर द गेट। और क्योंकि गेट के सब्जेक्ट आपके कॉलेज के ही है ना फिर, तो वो फायदा होता है हाँ, कि आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी फायदा देंगे गेट के सब्जेक्ट, और उसके अलावा आपको प्लेसमेंट क्रैक करने में जो भी आपके कोर में प्लेसमेंट आते हैं वो भी काम में आते हैं कहीं ना कहीं। और आपके पास समझाने की थोड़ा तरीका भी हो जाता है क्योंकि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज रहती है सब्जेक्ट की। ओके। जब भी कोई एग्जाम देते हैं ना उसके लिए बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और बेसिक्स प्रिपेयर करने के लिए गेट सबसे अच्छा एग्जाम है, यस। क्योंकि वो कॉलेज के साथ प्रिपेयर हो जाता है। सो गेट मतलब जो लोग सोचते हैं कि गेट से एमटेक बस होता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गेट इज अ वेरी बेसिक एग्जाम, और उसके थ्रू आपके बहुत सारे गेट मतलब क्या, गेट मतलब दरवाजा होता ही है, सो बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। सो आपने एमटेक में एडमिशन लेने का प्लान कभी किया या नहीं किया? नहीं, एमटेक मेरा एक्चुअली लास्ट बैकअप प्लान था, कि अगर कुछ भी नहीं चला देन मैंने सोच रखा था कि एमटेक के लिए जाएंगे, इसलिए मैंने गेट दिया, कॉलेज के साथ 2 बार दिया। जो तीसरी बार मैंने गेट दिया था उस टाइम पे मेरा गेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। बट क्या रहता है ना कि गेट का स्कोर 3 साल वैलिड रहता है, हाँ। और अगर आपके पास अच्छा स्कोर कार्ड हो और जिस जिस प्रिपरेशन पे आप चल रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता आपका टाइम अच्छा नहीं चला, ये कुछ हो गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो गेट आपके लिए एज अ बैकअप काम कर जाता है। यस। सो दैट इज वेरी गुड ऑप्शन कि आपके पास 3 साल का वैलिड होता है स्कोर कार्ड। ओके। सो नाउ कमिंग टू द योर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है। सो सबसे पहले कि व्हाट 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 द प्रोसेस एट बार्क, मतलब बार्क में आपको सिलेक्शन किस बेस पे मिला था? गेट पे भी मिलता है, इस रिटर्न एग्जाम पे मिलता था। तो बार्क की क्या स्ट्रेटजी थी नहीं, एग्जाम की प्लस इंटरव्यू की, हम थोड़ा सा जानेंगे इन डेप्थ बार्क के बारे में। मार्क एक हिसाब से देखा जाए तो
फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो बाहर से ज्यादा एडवांस इंटरव्यू नहीं होता टेक्निकल में। यस। जितना ज्यादा वो एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर को, वो और किसी टेक्निकल जॉब में नहीं होता, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई अदर पीएससी हो, कहीं भी हो। इसमें होता क्या है कि जब वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए उनके पास सीधा सीधा ऑप्शन है, या तो आप थ्रू गेट आ जाओ, या फिर आप उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे के आ जाओ। तो मेरा कॉल आया था वो सीबीटी से ही आया था, क्योंकि मेरी रैंक थी इस टाइम पे 669। हम्म। वो काफी ज्यादा थी सिविल इंजीनियरिंग में बाहर से कॉल आने के लिए। लगभग 200 तक कॉल आया था। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं दिल्ली में था जब मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। तो इसके पहले जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैंने पहली बार भाग दिया था। तो उस टाइम पे मेरा बार्क में इंटरेस्ट था, क्योंकि एक बार मैं जब 12th में था तो एक विज्ञान मंथन यात्रा करके होता है, यस यस यस। तो उसके थ्रू गए थे, तो उधर बार का विजिट हुआ था। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने जब फाइनल ईयर में दिया तो हम कई लोगों ने दिया था, वो थोड़े मार्क्स से रह गया रिटर्न मेरा। मेरा नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का हो गया। तो बार की मेरा ये था कि एक बार इसको क्लियर करना है, इंटरव्यू देना है। उसी हिसाब से मैंने उस टाइम पे दिया था। जब इंटरव्यू कॉल आ गया तब भी कोई अलग सा प्रिपरेशन नहीं चल रहा था, क्योंकि मेंस चल रहा था, ज्यादा टाइम था नहीं। मई एंड में आई थिंक मैंने इंटरव्यू दिया था, और जून 26 को या जून 25 को मेंस था। तो बस चलती रही। जैसे आपने बोला था कि सिविल इंजीनियरिंग में पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। हाँ हाँ। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको बार्क में सेलेक्ट होना है तो आपको स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। ओके। और किस्मत से मेरा स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। तो जब मैं इधर आया तो उन्होंने स्ट्रक्चर पे काफी एक्सप्लोर करने का स्टार्ट की कोशिश किया। वो लगभग 15-20 मिनट चलता रहा, लेकिन मैं उसमें कॉन्फिडेंट था, प्रैक्टिस भी मेरा अच्छा था, फर्दर मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था। तो उन्होंने मेरे को वहां से हटाया, और एक अलग पार्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल, ओके। जो कि इन जनरल इंटरव्यू में बहुत लंबा नहीं चलता है, बट मेरा लगभग सवा घंटा का इंटरव्यू था, और उसमें से लगभग आधा घंटा मेरा बिल्डिंग मटेरियल ही चला। देन उन्होंने थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट्स को भी देखा, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया और फ्लूइड हो गया। देन काफी टाइम हो गया था। तो उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि अब सिलेक्शन होगा कि नहीं, बाद में आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते हो, बट फाइनली वो सिलेक्शन हो गया फिर। ओके। सो दैट वाज द होल सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ बार कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, ठीक है, दो तरह से जाते हैं, गेट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। बट यू गॉट बाय द सीबीटी ऑल्सो, इंटरव्यू क्रैक किया। मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने बार का इंटरव्यू दिया है, मैं फेल हुआ हूँ, और अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू होता है। और यस, इंडिया का टॉप मोस्ट इंटरव्यू, क्योंकि मैंने आईओसीएल का भी दिया है, टीसीएस भी दिया है। सो बहुत ही टफ इंटरव्यू होता है, और मतलब वो साइंटिस्ट लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो थोड़ा सा मजा भी आता है इंटरव्यू देने में, आई थिंक। और आपको तो मजा आया होगा क्योंकि सब सब्जेक्ट में आपकी कमांड थी, तैयारी कर भी रहे थे, पहले से कर रखी थी, तो मजा तो आया होगा। नहीं, बार के इंटरव्यू में क्या है ना, बार के इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने का अलग से जरूरत नहीं पड़ता है। जो आपने पुरानी पढ़ाई करके रखी होती है ना, बार के इंटरव्यू में वो जनरली ये कोशिश करते हैं कि वो मेक श्योर करें कि वो आपको ले सकते हैं कि नहीं। बाकी इंटरव्यूज क्या होते हैं कि 15-20 मिनट के होते हैं, तो हम्म। उनको इनफ ड्यूरेशन मिल नहीं पाता है। उसमें एक डाउट हमेशा बना रहता है कि क्या पता आज आपका थोड़ा दिन खराब था, कुछ क्वेश्चन आपको गलत फंस गए और आप फिर नहीं हो पाए। बाद यस। में क्या करते हैं, वो बाद में आपको खूब टाइम देते हैं कि आप आराम से सोचो। जब उनको लगा कि अब यहाँ पे आप नहीं सोच पा रहे हो, तो वो टॉपिक बदल के भी ट्राई करते हैं। चौक वगैरह देते हैं, वो चौक से आप चीजें अच्छी समझाओ, रहती हैं। बोर्ड पे चौक से समझाओ। हाँ, ऐसे ही होता है। जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने, जैसे ही मैं एंटर किया, मेरा उस दिन पहला इंटरव्यू था। हम्म। स्टार्टिंग में ही मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं अपने फ्रेंड के साथ रुका हुआ था, तो 8 बजे से उधर एंट्री था। मैं आके 8:30 से था। मैं जैसे ही पहुंचा तो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में मेरा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हो गया और मुझे तुरंत भेज दिया कि आप जाओ, आपको इंटरव्यू देना है। और जैसे मैं वहां पहुंचा तो 4-5 मिनट के अंदर उन्होंने बुला लिया। तो मुझे ये टाइम ही नहीं मिला कि मैं सोचूं कि कैसा जाएगा, क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जब तक मैं अंदर घुसा तो एक मैडम थी, हम्म। उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करके रखा था। फिर भी उन्होंने मेरे से पूछे कि अपने 4 सब्जेक्ट बता। और मैं देख रहा हूँ कि सामने वो क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, पूछेंगी तो यही, तो मैं कुछ भी बोलूँ।
लेकिन मैंने वही सब्जेक्ट बोल दिए, तो उन्होंने पहले सेंटेंस ही बोला कि आपके पास ऑप्शन है, आप या तो पेंसिल ले लो, पेपर पे इस क्वेश्चन को समझाओ, या फिर आप सीधे बोर्ड पे चले जाओ। हम्म। और मैं बोर्ड पे गया, स्टार्टिंग मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर एक डेरिवेशन आ गया हम्म। जो अभी सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से हट गया है काफी हद तक। हम्म। प्रेशर वेसल होता है, तो वो अब सिर्फ थिन प्रेशर वेसल थोड़ा सा है, उसका फॉर्मूला ये आमतौर पर यूज होता है सिविल। बट उन्होंने उसका डेरिवेशन दे दिया, और डेरिवेशन आता था, लेकिन वो इतना सडन क्वेश्चन था मेरे लिए कि मेरा दिमाग थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो गया। हम्म। अब मैंने क्या किया, मैं उनको समझा सही रहा था, बट जो बोर्ड पे लिख रहा था, जो मुंह से बोल रहा था, वो मैच नहीं कर रहा था, तो उनको समझ में आ गया कि अब ये फंस गया है हम्म। और थोड़ा स्ट्रेस में आ गया है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिंट कर करके बोला कि नहीं, करो करो, देखो क्या हो रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा सा बोला कि 1 मिनट रिलैक्स करो, हाँ, एक बार्क बार में धीरे से बोलो। बार्क में एक पॉइंट मुझे याद है कि वो लोग हिंट देते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, हिंट और टाइम भी देते हैं कि मतलब जैसे वो जान जाते हैं कि कहाँ पे तुम फंस गए हो, थोड़ा सा हिंट देते हैं कि अच्छा ये कर दोगे, ये नहीं हो सकता क्या, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं वो, कि ताकि आप उस चीज को समझ, तो तुम्हें साइंटिस्ट बनना है ना, तो थोड़ा सा सोचो उस चीज को। अब वो सफिशियंट टाइम देते हैं, वो आपको तब तक टाइम देते रहेंगे जब तक उन्हें ये मेक श्योर ना हो जाए कि ये चीज आपको आती नहीं है। हम्म। अगर उन्हें 1% भी लगता है कि इस चीज का आपको आइडिया है, लेकिन आप या तो स्ट्रेस की वजह से, या अभी इस करंट पोजीशन पे आपका दिमाग थोड़ा ब्लॉक हो गया है, या फिर ये चीज के आसपास की चीजें आपको आती है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है, तो वो आपको हिंट करते रहते हैं, नहीं आप थोड़ा और ट्राई कर लो, आप थोड़ा और ट्राई कर लो। तो उन्होंने मेरे को दिया, लगभग 10 मिनट दिया एक सिंगल डेरिवेशन के लिए, जो 1 डेढ़ मिनट से ज्यादा का नहीं था। हम्म। फाइनली वो डेरिवेशन हो गया। तो वो चीजें फायदा करती हैं। ओके। बाकी कोई एग्जाम होता, अगर वही पहला क्वेश्चन हो गया होता, तो फिर शायद मैं बाहर होता। तो बार्क में ये फायदा होता है, बार्क टफ होता है बट हिंट देते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है। ओके। सो दैट वाज द होल प्रोसेस ऑफ बार्क। नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड क्वालिफिकेशन, दैट इज एनएचएआई। उसके पहले आपने एसएससी जेई क्लियर किया या एनएचआई, सबसे पहले दोनों में से कौन सा पहले नहीं, किया? पहला गवर्नमेंट जॉब जो मुझे मिला था वो एसएससी जेई था। ओके नाउ। एसएससी जेई का एग्जाम मैंने दिया था नवंबर 2022 में। ओके। प्रीलिम्स उसका, फिर उसका मेंस भी होता है। वो मेंस था जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट वीक था, जो ईएससी प्री का था। हम्म। तो 26 फरवरी को मेंस था। अब मुझे एसएससी का कोई वो नहीं था कि एसएससी क्लियर करना है, एसएससी उस टाइम पे फोकस पे था भी नहीं। जस्ट यू फिल द बट फॉर्म। हमें एक जस्ट साल यू पढ़। फिल द फॉर्म क्योंकि ऑप्शन रखते हैं एक। हाँ, वो हुआ क्या कि जब वो प्रीलिम्स हुआ ना, तो प्रीलिम्स बस ये था, प्रीलिम्स उस साल हुआ क्या कि बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, हम्म। और मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि चलो इतना प्रिविलेज उन्होंने दे दिया है, तो दे आते हैं एग्जाम, क्योंकि सेम सिटी में एग्जाम था। हम्म। तो मैं बस उठा, वो 11-12 बजे से एग्जाम था, मैं 8-9 बजे उठा और उठ के सीधे सीधे चला गया मुंह धो के। और उस टाइम पे मुझे इतना भी आइडिया नहीं था एसएससी में कि कट ऑफ के लिए लाने कितने मार्क्स है। हम्म। तो बगल में एक बंदा बैठा था एनआईटी का, उससे मैंने पूछा कि भाई कट ऑफ कितना होता है इसका। उसने बोला कि ट्राई करो कि 130 128 आ जाए तुम्हारे, दो अगर सौ आ में, गए तो निकल जाएगा। 200 में। 200 में। हाँ। तो मैंने वहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि वो थोड़ा पहले एंट्री दे देते हैं, हम्म। तो वहीं पे बैठे बैठे मैंने प्लान किया कि ऐसा ऐसा है, एप्टीट्यूड का पोर्शन है, ये बन जाएगा, और ये जीके का पोर्शन है, इधर तो सब बंटाधारी है, इधर तो सोना नहीं है। तो उससे मैंने एक आइडिया लगाया कि चलो इतने क्वेश्चन कर देते हैं, और मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरे आए भी 128 मार्क्स एग्जैक्ट। ओके। सो द पॉइंट वो इज, फिर निकल द गया। पॉइंट इज कि द पॉइंट इज कि आपने हार्ड वर्क पहले कर रखा है। ओके। आपने। हाँ, वही मैंने बताया ना, गेट का जो फायदा हाँ। था वहां पे कि जब मैंने गेट किया तो मैंने टेक्निकल बहुत अच्छे से किया, यस। और तब तक मैं 3 बार गेट दे चुका था, मतलब मैंने हम्म। 3 बार ठीक ठाक टेक्निकल पढ़ रखा था। यस। तो जब मैं एसएससी के लिए बैठा, तो एसएससी के टेक्निकल में मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। यस। सो। टेक्निकल मेरा क्लियर था, जो 100 क्वेश्चन थे, और एप्टीट्यूड भी मेरा क्लियर था, क्योंकि वो भी एक गेट का पार्ट ही था। वो तो होता है, वहां इजीली पे होता है। मैंने बस एक, हाँ, बस मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि, क्योंकि वो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन होते हैं। यस। तो वहां पे बस एक जो चीज पकड़ने की थी कि कैसे जाएं कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो जाए। वो मैंने उस 15 मिनट में बना लिया, थोड़ा किस्मत साथ दिया, थोड़ा नॉलेज साथ दिया, और प्रीलिम्स निकल गया। मेंस का क्या था, मेंस का जब हुआ एग्जाम, तो उसके एक वीक पहले जस्ट ईएससी का प्री हुआ था। ओके।
और अभी जो एसएससी होता है और उस टाइम पे जो एसएससी हुआ था उसमें डिफरेंस था। अभी एसएससी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया है। वो लास्ट टाइम था जब कॉम्प्रिहेंसिव होता था एसएससी का मेंस। मतलब उस टाइम पे 8 क्वेश्चन रहते थे या 7 क्वेश्चन रहते थे, 6 करने होते थे। नहीं, 6 रहते तो 5 करने होते थे। रिटर्न रिटर्न राइट। तो हाँ, रिटर्न क्वेश्चन थे। ओके। तो पहले तो मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता, हम्म। क्योंकि उसका रिजल्ट काफी लेट आया, 18 जनवरी को उसका रिजल्ट आया, और मुझे लगा कि अब ईएससी करें या एसएससी करें। ओके। तो मैंने अपने सिस्टर से बात की, मेरी सिस्टर ने बोला कि अगर तुमने पूरा 1 साल, मतलब ईएससी की प्रिपरेशन में बहुत साल से कर रहा था कॉलेज के साथ भी, हम्म। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि जब इतने साल से कर रहे हो और आज लगता है कि निकाल सकते हो, तो उस पर ध्यान दो। अगर एसएससी तुम आज पूरी निकाल सकते हो तो दोबारा भी निकाल सकते हो, यस यस। वो फिर आएगा। तो मैं उसी के साथ गया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, एसएससी का जो मेंस होता था वो कंपैरेटिवली इजी होता था। हम्म। तो वो क्वेश्चन उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव के हिसाब से भी फ्रेम किए थे, वो ईएससी के प्रीलिम्स से ज्यादा टफ थे नहीं। और वैदिक गणित वगैरह का कुछ फायदा था मेरे को, जो स्कूलिंग से था। हम्म। कैलकुलेशन वगैरह तेज थी, तो उस पे भी वही प्लान चला कि बस कुछ भी करके वो क्वेश्चन कर देने, हम्म। और बस गए भगवान का नाम लेके। मतलब पेपर इजी था, पेपर आता था, सो बट स्पीड हाँ, मेंटेन रखी, तो वो निकल गया। बेसिकली दैट जब वाज अनप्लान्ड। अनप्लान्ड अनप्लान्ड एसएससी यही हाँ, यूपीएससी एसएससी बिकॉज दिस वाज एकदम अनप्लान अनप्लान्ड था। था। हाँ, अनप्लान्ड। एसएससी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला था तब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं एसएससी दूंगा, एसएससी क्लियर होगा। वो जब उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था तब मेरे को लाइफ में पहली बार लगा कि भगवान, निकल जाए कम से कम एक जॉब हाथ में हो। एक्चुअली एक्चुअली क्योंकि क्या होता है ना वो कि ऐसे, जब अपन हार्ड वर्क किए होते हैं, बैकएंड में जो हार्ड वर्क होता है वो हमें नहीं दिखता है। बट जब कोई एग्जाम क्रैक होता है तब लगता है नहीं यार मैंने पढ़ाई कर रखी है। तब निकला है एग्जाम। हाँ, क्या होता है ना कि जब आप लर्निंग फेज में होते हो तब आपको सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। हम्म। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जिसको आप फ्यूचर में जाके बोलते हो कि अरे ये तो देखते ही हो गया हो, वो भी आपको फंसा के रखता है जब आप पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो। यस यस यस। लेकिन अगर आप उस टाइम पे 1 1.5 साल कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा मेहनत कर लो, तो फिर आमतौर पे ऐसा होता है कि एटलीस्ट 80-90% एग्जाम जो आप टारगेट लेके चलते हो वो फाइनली क्लियर हो जाता है। हम्म। सो इंटरव्यू भी होता है क्या एसएससी में? नहीं, एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता है। ओके। मेंस के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन था। ओके। तो तब हम मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे दिल्ली में। हम्म। तो वो आया और बस हो गया। बहुत सीटें होती हैं, 1,000 से ज्यादा सीटें होती हैं। ओके। सो वो आया ऐसे द पॉइंट और इज निकल गया जब। वी विल डिस्कस इट लेटर कि कितनी जॉब्स हैं सिविल में, इसके बारे में अपन थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं। थोड़ा सा अभी जो पॉइंट नंबर थर्ड है अपना, हाउ डिड यू क्रैक एनएचएआई, दैट इज अ पॉइंट नंबर थर्ड। व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसीजर एट एनएचएआई? एनएचएआई एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक बाई प्रोडक्ट ही है। एनएचएआई क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो बस वेट करता है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूरा एग्जाम दो। ओके। जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो वो अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की स्कोर कार्ड पे ही डायरेक्ट रिक्रूट कर लेंगे। ओ तो प्री पे, जो कोई भी प्री अप्लाई करता है प्री के एनएचएआई में, स्कोर कार्ड पे, प्री के स्कोर कार्ड पे। नहीं नहीं, फाइनल स्कोर कार्ड, इंटरव्यू, ओके ये उन्हीं के आफ्टर। लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ओके। बस जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो उसी स्कोर कार्ड से अपनी मेरिट बना देते हैं। तो सपोज दैट यू गिव प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू, तो तीनों आपको क्रैक करना है पहले, राइट? हाँ, जब आप तीनों एग्जाम तक जाते हो तो यूपीएससी आपका स्कोर कार्ड रिलीज करता है। हम्म। वो स्कोर कार्ड बताता है कि ऑल ओवर द एग्जाम सब कुछ मिला के आपने कितना स्कोर किया है। ओके। और उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे एनएचएआई डायरेक्टली रिक्रूट कर लेता है अपनी मेरिट बना के। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम एनएचआई और कोई जॉब है ऐसी जो ऐसे रिक्रूट करती हैं? कितनी जॉब्स हैं अप्रॉक्स? अब कुछ पीएसयू करती हैं बट उनका कोई गारंटी नहीं है, मुझे नाम भी नहीं पता। लास्ट ईयर मुझे याद, एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन करके एक पीएसयू है, यस सर, डीवीसी। उसने, हाँ, उसने अपना रिक्रूटमेंट निकाला था। एनएचएआई वो है जो मेरिट बनाता है, और बाकी जितने भी कई सारी पीएसयू है जिनमें दो चार वैकेंसी आता है, तो वो क्या करती है, वो कुछ नहीं करती। जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो इंटरव्यू के लिए ईएससी का,
ओ- तो उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन केस अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो क्या आप चाहते हो कि आपका जो ये स्कोर है और जो पूरा आपका रिजल्ट है वो पब्लिक कर दिया जाए। हम्म। अगर आप उस पर यस क्लिक करते हो तो यूपीएससी एग्जाम के कुछ महीनों के बाद वो रिजल्ट आपका पब्लिक कर देता है, सेलेक्ट ना होने के केस में। हम्म। अगर आप सेलेक्ट हो गए तब तो आप मेरिट में। तो पीएसयूज क्या करती है कि वहां से वो सीधे आपका रिजल्ट देखती है, वहां से आपको उनको आपका डिटेल मिल जाता है और वो सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर मेल कर देती है। Okay. So my last question is, what was the strategy to crack IES, and what was your rank in IES basically? रैंक की बात करें तो ईएससी का रिजल्ट दो फेज में डिक्लेयर होता है। होता क्या है कि ईएससी में एक रूल होता है जो उसके कैटेगरी से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो क्या करते हैं कि वो मेरिट निकालते हैं, उसके साथ डिपार्टमेंट रिलीज करते हैं और फाइनल लिस्ट खत्म। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी क्या करता है, सिर्फ मेरिट निकालता है। हम्म। और मेरिट वो दो फेज में निकालता है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि पहले यूपीएससी मेरिट निकालता है, देन मेडिकल कराता है। हम्म। मेडिकल क्लियर होने के बाद वो डिपार्टमेंट एलोकेट करता है। हम्म। और रूल कुछ ऐसा है कि किसी भी फेज में अगर आपको आपकी कैटेगरी लग गई, अगर आपने कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो आप अपनी कैटेगरी के तो ही सिलेक्टेड माने जाएंगे। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन में भी कैटेगरी लगती है। तो मेरा क्या था, मेरा दूसरा लिस्ट में नाम था, उसमें मेरी थर्ड रैंक थी। Okay, you got third rank. Okay. So guys, मेरे दोस्तों में अभी तक जितने भी कांटेक्ट में है, he is the most successful person and he is the right person to guide the civil engineers now. That was the all the things that you cracked. अब मैं फर्स्ट ईयर में, सपोज दैट मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने सिविल ब्रांच ले ली है, व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू क्रैक ऑल द एग्जाम्स लाइक यू एंड आई हैव टू क्रैक गेट आल्सो, सो व्हाट स्ट्रेटजी यू, व्हाट एडवाइस यू विल लाइक टू गिव मी? किसी को अगर जो बेसिक चीज है सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर आपको ये फ्रीडम चाहिए कि अगर आपका इधर नहीं हुआ तो आप उधर सेलेक्ट हो जाओगे, उधर नहीं हुआ तो उधर हो जाओगे, तो जो सबसे अच्छा प्रिपरेशन के लिए एग्जाम माना जाता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इंजीनियरिंग सर्विसेज खासियत क्या है, इसका जो सिलेबस है वो बहुत डिटेल्ड। ऐसा मानते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेक्निकल पढ़ लिया है तो फिर आपको टेक्निकल पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। हम्म। ये तो बस एक स्पेसिफिक क्लॉज और आ जाता है कि आपको प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि आपको नॉलेज तो है लेकिन गेट एप्टीट्यूड का एग्जाम है तो एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करना पड़ता है। यस। तो अगर आप, क्या होता है ना, कॉलेज में हमारे पास बहुत टाइम होता है सीखने के लिए। यस, 4 year इज इनफ, 4 year इज इनफ। 4 साल बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। हम्म। वो पढ़ने में तो समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई अपने कॉलेज के लास्ट 2 साल अगर वो अपनी प्रिपरेशन को दे दे लर्निंग फेज के लिए, ईएससी के एग्जाम को टारगेट करके, तब मुझे लगता है कि बाकी एग्जाम उसके लिए काफी इजी हो जाते हैं। गेट के लिए बस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है तो कोई एग्जाम चाहे कितना भी टफ हो, क्लियर करने के लिए आपको 4 महीना और लगता है। क्योंकि यस। उस 4 महीने में आपको एक प्रोसीजर होता है एग्जाम का, एक लेवल होता है उसको मैच करना होता है, प्रोसीजर के लिए प्रैक्टिस करना होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है गेट में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। क्योंकि गेट में क्या है ना, गेट में सिर्फ 65 क्वेश्चन ही है, यस। लेकिन वो 65 क्वेश्चन भी आपको बहुत लगते हैं। 3 घंटे में लगता है कि ये कैसे होगा, तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। वो 4 महीने उसके लिए स्पेसिफिक लग जाते हैं। बाकी आपका टेक्निकल तैयार हो जाता है। हम्म। सो ईएससी जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, उसको थोड़ा सा सिविल में ईएससी का स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो सब्जेक्ट उनके कोर्स में सपोज सेमेस्टर में है वो सब्जेक्ट उठा लो, आप वो सब्जेक्ट कर सकते हो, लाइक दैट यू कैन गाइड। हाँ, ईएससी करने के लिए ना कई लोगों को लगता है कि ईएससी एकदम ऐसा एग्जाम है जिसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस है, पहले कोई नोट्स ला के दे, देन हम स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी के एग्जाम का एक खासियत होता है, यूपीएससी के एग्जाम के अगर आप 2-4 क्वेश्चन कभी उठा के देखो, कोई भी एग्जाम है, तो देखने वाले को लगता है कि इस एग्जाम में कुछ नहीं है, ये तो अगर मेरे हाथ पे चढ़ गया तो मैं तो ऐसे ही क्लियर कर दूंगा।
हम्म। बट जब एज अ होल वो एग्जाम आता है तब वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। जैसे मान लो कि 13-14 सब्जेक्ट है आपके पास टेक्निकल सब कुछ मिला के। हम्म। तो जब आप कॉलेज में उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो बस अच्छे से पढ़ लो एक बार। सेमेस्टर में अगर भी आपकी हेल्प हो एक बार जाएगी। अच्छी लर्निंग आ गई। सेमेस्टर में भी हेल्प हो जाएगी हाँ, एक। होता क्या है ना, यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है। यूपीएससी आपसे वो भी पूछ सकता है जो शायद आपने कभी सिलेबस में सोचा भी ना हो कि ये है। बट वो आपका वो कॉलेज का रैंडम सिलेबस नहीं होता जो लगता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं, छुड़वा देते, ये तो कहीं सिलेबस में दिख ही नहीं रहा है। हम्म। वो हो सकता है उसी क्लास में से कहीं से कुछ निकल के चला है। तो जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो, अगर आपको काफी इजिली इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा एग्जाम क्लियर करना है, वो काफी काम आती है। क्योंकि हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे फंस जाएं जो आपको कॉलेज में पढ़ के रखे हैं। जैसे सिविल में एक सब्जेक्ट होता है जियोलॉजी। हम्म। अब जियोलॉजी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आप कोचिंग करने जाओगे वहां भी कोई नहीं पढ़ाएगा, हो सकता है कोई आपको नोट्स दे दे। तो वो चीजें नहीं है, लेकिन कॉलेज सिलेबस का पार्ट है, वो एक सेमेस्टर यस। में लगता है। आपने कुछ नहीं किया जब टीचर आपको पढ़ा रहे थे, या फिर जब आप सब रट ही रहे थे एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो बस आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया। वो कभी आया तो वो रैंडम क्लिक कर जाता है कि अरे ये तो ऐसा था, बहुत एडवांस में पूछते नहीं है क्योंकि काफी आउटर पोर्शन होता है। तो वो दो चार मार्क्स बाद में आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो आप बस, जो कॉलेज का आपका 2-3 साल है एटलीस्ट सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक, वो कुछ नहीं करना है। जो भी सेमेस्टर में आपको जो भी सब्जेक्ट लग रहा है ना, उस टाइम को उनको अच्छे से पढ़ लेना है। जब आपको फाइनल ईयर आए, आप फाइनल प्रिपरेशन के फॉर्म में आओ, उस टाइम तक बस एक्स्ट्रा क्या करना है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो तो आप पीवाईक्यू की बुक रख लो हाँ। और देखते चलो कि ये पढ़ लिया है और वहां पे आपने उस क्वेश्चन को कर लिया। और ईएससी में ये दिक्कत नहीं जाता आमतौर पे कि आपको कुछ बने ही ना। एरर होती है बट पेपर आपको इजी लगता है। तो बस आपने एक बार उसको ठीक से कर लिया है, जब आप फाइनल प्रिपरेशन के मोड पे आए तो आपने 1-2 बार कर रखा है उसको पहले से। बस एक लास्ट प्रैक्टिस करो, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है ईएससी का नॉन टेक वाला जो क्वेश्चन होता है, वो आप पढ़ो लास्ट ईयर में, तो फिर वो हो सकता है। ओके। सो दैट इज ऑल दिस स्ट्रेटजी। जो भी सिविल इंजीनियर वाले हैं बच्चे, वो जरूर एक बार इस वीडियो को पूरा देखें दोबारा से, अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो, अगर समझ में नहीं आई चीजें। एंड दैट वाज वेरी गुड पॉडकास्ट एक्चुअली। क्या है कि सिविल इंजीनियर जो है ना, बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि मुझे सीएस में शिफ्ट होना है क्योंकि जॉब्स नहीं है सिविल में। सो सिविल में सच में जॉब नहीं है? नहीं, ऐसा लगता जरूर है कॉलेज में, बट अभी जब मैं एनएचआई में आया तो एनएचआई क्या होता है कि आपके पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कोई ना कोई डील कर रहा होता है। पहले जब मैं बाहर में भी था तब मुझे लगता था कि बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं, एक एलएनटी हो गई, एक टाटा प्रोजेक्ट हो गई, ऐसे 2-4 और कंपनियां हैं, बाकी सब बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां हैं। हम्म। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स हैं। 27 27 28 28 साल के लोग बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ करके रखी है। अभी मैं आपको बताऊं तो सिर्फ जिस पीआईओ में पोस्टेड हूँ उसके थ्रू जो कॉन्टैक्ट चल रहा है उसमें ही कम से कम 8-9 कंपनीज हैं हम्म। जिनका नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। और वो सारी कंपनी 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का टेंडर पे काम कर रही है। मतलब अच्छी खासी बड़ी कंपनीज है। तो प्राइवेट में भी अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आप उधर एक्सप्लोर करने जाओगे। बाकी सिविल इंजीनियरिंग तो मानी जाती है कि इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। हम्म। गवर्नमेंट का क्या है ना, गवर्नमेंट में दो चीजें होती है। एक तो आपको फोकस करना पड़ता है, हम्म। कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता आदमी, हर जगह आपको मारता है। कि अभी हमें दिखा कि एसएससी आ रहा है तो हमने बोला कि चलो एसएससी कर लेते हैं, जेई बन जाते हैं पहले। फिर करते करते किसी ने बताया कि अरे यार उस स्टेट का पीएससी आ गया, तो बदल लिए, बोले पीएससी बड़ा होता है एसएससी से, पीएससी कर लेते हैं। तो ऐसे में हो क्या होता क्या है कि आप किसी भी एक एग्जाम के लिए फोकस नहीं कर पाते हो, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि हम कोई बैकअप ही नहीं रखते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक तो अगर आपको प्राइवेट जॉब्स में देखना है तो प्राइवेट जॉब्स में भी अच्छा करिए, तो ग्रोथ काफी तेज होता है प्राइवेट जॉब्स में। बट सिविल में ऐसा लोग मानते हैं कि ज्यादा जॉब्स वगैरह है नहीं, तो ज्यादा एक्सपोज करते नहीं है। हम्म। तो वो पता नहीं चलता है, मुझे भी नहीं पता था। और जहाँ तक गवर्नमेंट का बात है तो गवर्नमेंट में दो ही इशू होते हैं। या तो हम
फोकस नहीं होते हैं किसी एग्जाम के लिए। हमारे सामने जो भी है, क्योंकि एक डर हमेशा रहता है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में इसमें 50 वैकेंसीज हैं, ऑल हाँ, इंडिया सर्विसेज है, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा। सिविल और मैकेनिकल में इशू क्या रहता है, बच्चे बहुत हैं। बच्चे तो बहुत ऑन हैं। पेपर बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है, आपको दिख जाएगा, आप गेट वगैरह देने जाओगे सीधे 1.25 लाख बच्चे दिखते हैं एक साथ। तो उससे आदमी अंदाजा लगाता है कि यार अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ, अगर मैं ऑन एन एवरेज भी पकड़ूँ तो 50-60 हजार की इधर तो दिखूंगा ही नहीं। तो उस चीज पे नहीं फंसना होता है, क्योंकि आप अगर क्वालिफाई भी कर गए गेट का एग्जाम, तो भी आप 16-17 हजार रैंक पे ही आ जाते हो। उस पे वो नहीं करना होता। दूसरा क्या होता है कि कई बार बच्चे बहुत पढ़ते हैं, कि हम्म। एकदम 12-12, 13-13 घंटा एक साथ पढ़ रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, 10 दिन पढ़ाई की, फिर एक हफ्ते बोले कि यार बहुत पढ़ा, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। फिर 3-4 दिन 5 दिन को उन्होंने गैप मार दिया, घूमने चले गए, कुछ कर दिया। हम्म। फिर आए, फिर 10 दिन बहुत पढ़ा, फिर एक गैप मार दिया। इससे होता है कि जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, तो आप चीजें क्या करते हो, एक बार पूरा मेमोराइज करते हो, फिर वो भूल जाता है, फिर आप मेमोराइज करते हो, फिर वो भूल जाता है, वो एकदम सेटल नहीं हो पाता उस पर। और अगर आप क्या करो कि आप 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे भी आप मानो, अगर आप कॉलेज में हो, तो आप रोज पढ़ रहे हो, तो होता क्या है कि जो चीज आप रोज पढ़ते हो ना, वो आपके हैबिट में, आपके दिमाग में कब सेटल हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। जैसे टेबल होता है, टेबल बचपन में एकदम अदरक की तरह कूटे गए हम, वो रटने के पीछे। हम्म। बट जब वो यूज में आ गया कैलकुलेशन में, तो अब कोई पूछ ले, 20 तक यस। ही याद करते थे, अब कोई 25 का भी पूछ ले, 28 का भी पूछ ले, तो आदमी जोड़ जोड़ के बता देता है। हम्म। प्रिपरेशन भी ऐसा ही होता है। जब आप कंटिन्यूअसली रोज पढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे जो सब्जेक्ट आपके लिए कभी बहुत टफ होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एकदम जनरल यूज में आ जाते हैं। हम्म। तो वो जो भूलने वाला लफड़ा होता है ना, वो खत्म ही हो जाता है। फिर आप डील करते हो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर एक नेचर का क्वेश्चन, कोई बहुत एडवांस आया, उसके प्रिपरेशन में जाते हो। तो वो जो 1-2 साल आपने पहले इन्वेस्ट किए हैं, अगर उसमें आपको कंसिस्टेंसी है, तो जब आप फाइनली निकल के आते हो, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे होते हो। उस टाइम पे बस आपको ये देखना होता है कि अगर 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से 7-8 हजार बच्चे सीरियस हैं, तो आप ऑलरेडी आपने इतनी कंसिस्टेंसी बना के रखी है कि आप 1000-2000 के अंदर तो आ गए हो। अब आपको देखना है कि इसमें 100 वैकेंसी है, 80 वैकेंसी है, ये 2000 से 80 में लेके आना है। और ये 2000 से 80 के बीच में ज्यादा नहीं होता, ये 8-10 नंबर का ही गेम होता है। वहां पे फिर आपको प्रैक्टिस लगता है, तो उस हम्म। पर थोड़ा फोकस करना मेरे ख्याल से जरूरी होता है। वही है कि गेट में थोड़ा सा मतलब किसी भी एग्जाम में अगर 2-3 नंबर का भी फर्क हो तो रैंक बहुत नीचे चली जाती है। किसी का एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नंबर आपको, किसी भी कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कितने भी मार्क्स का हो, इंजीनियरिंग सर्विस 1300 मार्क्स का एग्जाम होता है। हम्म। और मैंने देखा है एक एक मार्क्स से लोगों का एक एक पूरा स्टेज ही लटक जाता है। हो सकता है कि जो उसका कन्वेंशनल पोर्शन, उसमें आप बहुत स्ट्रांग रहे हो, हम्म। अगर आप पहुंच जाते तो आप इतना स्कोर करते कि सब कुछ कवर हो जाता, पर प्रीलिम्स में आपका आधा मार्क्स कम रह गया। तो उस आदमी से आप पूछो, क्योंकि यूपीएससी मार्कशीट सबकी निकालता है, चाहे वो प्रीलिम्स में डिस्क्वाली प्रीलिम से बाहर हो जाए, मेन से हो जाए, फाइनली सेलेक्ट ना हो या सेलेक्ट हो। तो वो जो फाइनल मार्कशीट आती है और आप देखते हो कि यार 220 कट ऑफ गया था और 219.5 पे मेरे, ओ, तो तो फिर वो दुख बहुत होता है चुभता थोड़ा है। सा। दुख होता है। ओके। बहुत। सो दैट इज वेरी, वी कैन से दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो चुका है अपना। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कब ज्वाइन कर रहे हो आप आईईएस? यूपीएससी कब ज्वाइन कर रहे हो आप? यूपीएससी का क्या है ना, अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ और यूपीएससी में जिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। गैजेट तो फर्क पड़ता है। तो मैं बार्क में गेस्टेड था, वहां से मैंने स्विच किया, अभी मैंने आई में हूँ, यहाँ से फिर कहीं और जाऊंगा। तो काम के मामले में मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वो काफी अच्छा है, सेम टाइप का ही डिपार्टमेंट है। हम्म। बस थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर का, जैसे एक होती है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, और एक होती है स्टैचुरी बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ऑटोनोमस टाइप। तो एनएचएआई स्टैचुरी होगी, और ईएससी के थ्रू जिसमें जाऊंगा वो प्योर गवर्नमेंट हो जाएगा। ओके। तो डिफरेंस है नहीं, वो डिपेंड करता है कि
कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट होता है हम्म। और कहाँ पोस्टिंग आती है, क्योंकि पोस्टिंग भी एक खेल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। हम्म। लेकिन यूपीएससी का प्रोसीजर बहुत स्लो होता है, वो अभी कभी उसका मेडिकल आएगा 1 डेढ़ महीने में, फिर मेडिकल होने के बाद कभी उसका रिजल्ट आएगा, फिर डिपार्टमेंट। मुझे तो नहीं लगता कि 7 8 महीने पहले कुछ। ओके, सो गाइस, प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, क्योंकि भाई ने जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, मैंने भी गेट की तैयारी की है, तो मैंने भी बार का इंटरव्यू दिया, मैं क्रैक नहीं कर पाया लेकिन भाई ने क्रैक किया है। सो वॉच ऑल दी पॉइंट्स एंड नोट डाउन ऑल दी पॉइंट्स इफ यू आर सिविल इंजीनियर। ओके। एंड धीरेन धीरेन थैंक्स फॉर कमिंग यार, मतलब टाइम देने के लिए धन्यवाद। और आपकी लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी सिविल से गेट कर रहा है, ईएससी कर रहा है, आईईएस, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जब भी आपको टाइम मिले, सो प्लीज रिप्लाई देम एंड लेट्स हेल्प देम। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग अभिषेक, थैंक यू। ओके, सो ठीक है, फिर गाइस हम नेक्स्ट ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे, गेट टॉपर्स और जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे कांटेक्ट में काफी लोग हैं जो काफी क्वालिफाइड है, बट ही इज द वन ऑफ द क्वालिफाइड गाय यू कैन से। सो अगेन थैंक्स एंड गाइस डू सब्सक्राइब, लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट वीडियो।